चले भाई, सभी बच्चे तैयार हैं। आज की क्लास लाइव नहीं है मेरे दोस्तों, ये रिकॉर्डेड क्लास है। और आज मैं 2023 का जो पेपर था मेरे दोस्तों, उसका सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ करवाने वाला हूँ आपको। प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2023 का पेपर है मेरे दोस्तों। 2023 में जो पेपर पूछा था उसका मैं सॉल्यूशन यहाँ आपको करवा रहा हूँ, है ना, 2023 में। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। अभी आपका टेस्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, परंतु आप जब फ्री हो इस वीडियो को मेरे दोस्तों आज जरूर देख लेना। बहुत अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपसे वहाँ एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा, प्रत्येक क्वेश्चन जो है मैं सोल्व नहीं कराऊंगा इस चैप्टर का, इस टेस्ट का। दो तीन ही क्वेश्चन में करवाऊंगा, बाकी सर आपको सीपी सर, बाकी क्वेश्चन जो है सीपी सर आपको करवाने वाले हैं। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की 5,05,000 को कैसे लिखा जाता है, ये सर बता देंगे, इसको भी सर बता देंगे, है ना। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ 43, ठीक है भाई। 43 नंबर क्वेश्चन कराता हूँ मैं, देखिए किस प्रकार से करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। तो ये कह रहा है भाई कि दो संख्या का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे करना है ये मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखिए इसकी बढ़िया शानदार जो है मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, जबरदस्त जो है एक ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसी ट्रिक के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो दो संख्या को योगफल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है भाई, योगफल। इसके लिए आप एक फॉर्मूला जो है याद कर लेना, रट लेना। एक फॉर्मूला कौन सा मेरे दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। इस फॉर्मूले को, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको कंप्लीट मेरे दोस्तों याद कर लेना है, रट लेना है इस फॉर्मूले को आपको, है ना। इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपको रट लेना है ना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस का होल स्क्वायर बराबर 4xy, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है रट लेना है ना। और इसके लिए जब आपसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या भी पूछ सकता है आपसे और छोटी संख्या भी पूछ सकता है ना। बड़ी भी पूछ सकता है और छोटी भी पूछ सकता है। तो बड़ी संख्या पूछे आपको तो क्या करना है, बड़ी संख्या पूछे तो योग प्लस अंतर बटे 2 करना है, अगर बड़ी संख्या पूछे तो। और मेरे दोस्तों अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, योग माइनस अंतर बटे 2। ये दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है याद कर लेने हैं, है ना। कौन सा, एक फॉर्मूला तो है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy, है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये योग है मेरे दोस्तों। तो इसको यूं भी लिख सकते हो आप, क्या, कि योग का स्क्वायर माइनस ये x माइनस वाई क्या होगा भाई, अंतर होगा, क्या होगा ये, अंतर का स्क्वायर बराबर 4, है ना, 4xy। xy का मतलब है दोनों का गुणनफल, मतलब गुणनफल का 4 गुणा गुणनफल, 4 इंटू गुणनफल, 4 इंटू गुणनफल। ऐसे भी जो है आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, आपको दो संख्याएं अगर आपको दी हुई है तो उन दोनों के योग का अंतर माइनस उन दोनों का योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर जो होगा वो उन दोनों के गुणनफल का क्या होगा, गुणनफल का 4 गुना होगा। या ये कह सकते हैं गुणन इंटू 4, या 4 इंटू गुणनफल, ऐसे कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये लेके आऊं मैं आपके लिए 43 नंबर क्वेश्चन के लिए है। और भी क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे, है ना।
इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको वो कैसे करना है ना। एक सूत्र आप याद रखना है। देखो सबसे पहले तो इसको याद कर लो। अगर बड़ी संख्या पूछे आपसे इस टाइप के सवालों में, दो संख्या को योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो बड़ी संख्या याद करो या छोटी संख्या याद करो, है ना। तो क्या करना है, बड़ी संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, योग प्लस अंतर बटा 2 का लेना है। अगर छोटी पूछे तो योग माइनस अंतर बटा 2 का लेना है। ठीक है, ये तो हुई इसकी बात। दूसरा एक फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का मतलब क्या होगा, योग हो गए, मतलब योग का स्क्वायर, दो संख्या का योग का स्क्वायर, माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई क्या होता है मेरे दोस्तों, अंतर, है ना। तो माइनस यहां लिखूंगा मैं अंतर का स्क्वायर बराबर क्या आता है, 4xy आता है ना। अब आप 4xy को क्या लिख सकते हो, 4 और यहाँ इंटू xy क्या है, दोनों संख्याओं गुणनफल ही तो है मेरे दोस्तों, तो 4 इंटू गुणनफल जो है आप लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। ठीक है, कैसे याद करोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब x प्लस वाई क्या होता है आपको पता है, योग होता है, तो योग का स्क्वायर, माइनस x माइनस वाई क्या होता है, अंतर होता है, तो अंतर का स्क्वायर, बराबर बराबर देखो 4xy, 4 का तो 4, बीच में यहाँ गुणा है, ये गुणा, और xy का मतलब x इंटू वाई, xy का मतलब x इंटू वाई, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा योग का स्क्वायर माइनस का माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर 4 इंटू गुणनफल, 4 इंटू गुणनफल। तो ये वाला फॉर्मूला जो है अपन लगा देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। इस एक ही क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। देखो एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, इस टाइप के कितने भी प्रश्न जो है आपको पूछ ले आप कर जाओगे। दो संख्या को योगफल दे रखा है 8, योगफल कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, योगफल दे रखा है आपको 8, और आपको गुणनफल दे रखा है 15। गुणनफल कितना दे रखा है भाई, 15, यहाँ लिख दो गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है 15। ठीक है, आपको क्या पूछा है, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, व्युत्क्रमों का योगफल। क्या पूछा है आपसे, व्युत्क्रमों का योगफल। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रख लेना, अगर आपको क्वेश्चन में योगफल दे दे और गुणनफल दे दे तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके उत्क्रमों का योगफल ये होगा, सीधा ध्यान रख लेना 8/15, मतलब योगफल बटा गुणनफल उनका वो होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, योगफल बटा गुणनफल, ये व्युत्क्रमों का योग होता है। ठीक है, मतलब कि योगफल तो 8 है और गुणनफल कितना है 15। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर। एक बात तो ध्यान रखनी है आप, क्या समझे मेरे दोस्तों, जब भी आपको दो संख्याओं का योगफल दे और दो संख्याओं का गुणनफल दे और आपसे व्युत्क्रमों का योगफल पूछे, क्या पूछे मेरे दोस्तों, व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है मेरे दोस्तों, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, योग बटा गुणन, योग बटा गुणन, मतलब ऊपर योगफल लिख दो और नीचे क्या लिख दो, गुणनफल लिख दो। तो योगफल तो ये, गुणनफल ये ही व्युत्क्रम है उनका। क्या है ये, यही उनका व्युत्क्रम, ये तो डायरेक्ट है। ठीक है ना, अगर आपको योगफल दे दे और गुणनफल दे दे और व्युत्क्रम का गुणनफल लिख दे तो योगफल बटा गुणनफल कर देना, ये आंसर हो जाएगा नंबर 1। लेकिन ये तो डायरेक्ट करा अपन ने, है ना, इसको अपन सूत्र की सहायता से कैसे करेंगे, और कुछ पूछ ले, है ना। तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले तो देखो इसमें पूछा है व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। अब देखो दोनों संख्याओं का योगफल भी दे रखा है आपको, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है ना। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता है, दोनों संख्याएं भी पूछ सकता है, कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है, कुछ भी पूछ सकता है, उनके वर्गों का योगफल भी पूछ सकता है, व्युत्क्रमों का योगफल भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपके पास दोनों संख्याएं आना जरूरी है। क्या जरूरी है मेरे दोस्तों, दोनों संख्याएं आना जरूरी है। तो दोनों संख्याएं निकालेंगे अपन, और दोनों संख्याएं कब निकलेगी मेरे दोस्तों, जब आपके पास योग भी हो और आपके पास अंतर भी हो। जब तक आपके पास योग और अंतर नहीं है, योग और अंतर नहीं है, तब तक आप दोनों संख्याएं नहीं निकाल सकते। तो देखो इसने योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, मैं पहले अंतर निकालूंगा, है ना। क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों, अंतर। अब इसका एक मैंने सूत्र बताया था आपको, क्या बताया था मेरे दोस्तों, मैंने बताया था कि योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर 4 इंटू गुणनफल, ये तो बताया था मेरे दोस्तों, 4 इंटू गुणनफल। ठीक है, अब योग कितना है 8, तो यहां लिख दूंगा मैं 8 का स्क्वायर, अंतर स्क्वायर, अंतर मेरे को निकालना है, अंतर का अंतर ही रहने दो, अंतर का स्क्वायर बराबर 4 इंटू गुणनफल, गुणनफल कितना है 15 है। ठीक है भाई, आगे क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर देखो 64 होता है, माइनस अंतर का स्क्वायर, इसको ऐसा कैसे रहने दो,
अंतर का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। अब आप क्या करो, इसको इधर भेज दो, ये इधर जाते माइनस हो जाएगा, माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर ये 60 और ये इधर आते माइनस हो जाएगा 64। ठीक है भाई, आगे क्या करेंगे अपन देखो, ये हो जाएगा माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर, इसमें से घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा। फिर आपको पता है मेरे दोस्तों माइनस से माइनस कट जाता है ऐसे, है ना। अब यहां से उसको हटाऊंगा, इधर रूट लग जाएगा, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अंतर बराबर हो जाएगा ये 4 के रूट लग जाएगा, और 4 का रूट कितना होगा 2, तो आपके पास अंतर 2 आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों, अंतर कितना आ गया आपके पास 2। अब बात को समझना, अंतर आ गया आपके पास, अब आप चाहे जो ही निकाल सकते हो, है ना। अंतर जब आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, यहां से देखना मेरे पास योगफल आ गया 8, यहां लिख लो, योगफल कितना आ गया मेरे दोस्तों, योगफल आ गया 8, और मेरे पास अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया मेरे पास 2, है ना। योगफल कितना आ गया 8 और अंतर कितना आ गया 2। अब मैं क्या करूंगा, बड़ी छोटी संख्या निकालूंगा। क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या का सूत्र क्या बताया था, बड़ी संख्या को बताया था योग प्लस अंतर बटा 2, योग प्लस अंतर बटा 2, तो 10/2 बराबर 5, बड़ी संख्या 5 हो जाएगी। ऐसे फिर छोटी संख्या निकालो, छोटी संख्या का सूत्र क्या बताया था मेरे दोस्तों मैंने, योग माइनस अंतर, योग माइनस अंतर बटा 2, घटाओ कितना बचेगा 6/2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी और छोटी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी और छोटी संख्या ये हो जाएगी। अब वो कुछ भी पूछ ले, इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो, है ना। अगर दोनों संख्याओं का वो आपसे योगफल पूछता है, देखो दोनों संख्याओं का आपका योगफल पूछता है तो भी निकाल लोगे आप। अगर आपसे इन दोनों का अंतर पूछता है तो भी आप निकाल लोगे। इन दोनों का अगर आपसे गुणनफल पूछता है वो तो भी आप निकाल लोगे, है ना। बड़ी संख्या पूछता है तो भी निकाल लोगे, छोटी संख्या पूछता है तो भी निकाल लोगे। दोनों के वर्गों का योग पूछता है तो वर्गों का योग भी निकाल लोगे। दोनों के वर्गों का अंतर पूछता है तो भी निकाल लोगे, और दोनों के व्युत्क्रमों का योग पूछता है तो भी निकाल लोगे। दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर पूछता है तो भी निकाल लोगे मेरे दोस्तों। तो ये जबरदस्त ट्रिक है इस सवाल को करने की। इस एक ट्रिक के माध्यम से आप सारे ही सवाल कर जाओगे मेरे दोस्तों, इससे संबंधित कोई सा भी सवाल आ जाए आप कर जाओगे, है ना। अब देखो क्या क्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछे तो 5 उत्तर है, छोटी संख्या पूछे तो 3 उत्तर है, दोनों का योग पूछे तो 5 3 8 है, दोनों का अंतर पूछे तो 5 में 3 घटाओ 2 उत्तर है ना। दोनों का गुणनफल पूछे तो 5 3 15 है। दोनों के वर्गों का योग पूछे, दोनों के वर्गों का योग पूछे, दोनों के वर्ग का योग पूछे, तो इसका तो हो जाएगा 25, इसका कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, इसका कितना हो जाएगा 25, 25 से 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। वर्गों का योग ये है। अगर दोनों का अंतर पूछे, दोनों के वर्गों का अंतर पूछे, दोनों के वर्गों का अंतर पूछे तो ये 25 ये 9 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। वर्गों का अंतर पूछे, अच्छा दोनों के व्युत्क्रम का योगफल पूछा है तो दोनों का व्युत्क्रम करो, एक तो आया 5, 5 का व्युत्क्रम कितना होगा भाई 1/5, उल्टा कर देते हैं उसको। और 3 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/3। अब इनका योगफल पूछा है तो जोड़ लो, और अंतर पूछा है तो घटा लो। योगफल पूछा है तो जोड़ लो, अंतर पूछा है तो घटा लो। योगफल पूछा है ना, लस कितना जाएगा 15, इसमें जाएगा 3 बार 3 एकम 3, इसमें जाएगा 5 बार 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 5 3 8, 8/15। तो इस प्रकार से ये 8/15 आया था। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लीजिए आप क्या करोगे कैसे करोगे, समझा देता हूं मैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक 3 फॉर्मूले मैंने बताए, तीनों फॉर्मूलों को आप रट लेना, और तीनों फॉर्मूलों से आप जो है इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से आप कर सकते हो, है ना। कैसे करोगे, क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया आपको कि योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर 4 इंटू गुणनफल। ये सूत्र याद रख लेना, ठीक है। योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर 4 इंटू गुणनफल। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना, योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर 4 इंटू गुणनफल। ठीक है भाई, ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और एक सूत्र और याद करना है, दो वो किसका, योग का पूछे तो योग का सूत्र क्या होता है, सॉरी बड़ी संख्या पूछे आपसे, क्या पूछे बड़ी संख्या। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है
तो बड़ी संख्या कैसे निकालोगे मेरे दोस्तों? बड़ी संख्या निकालना योग प्लस अंतर बटे 2, योग प्लस अंतर बटे 2, ये कर लेंगे अगर बड़ी संख्या पूछता है। अगर आपसे वो छोटी संख्या पूछता है, क्या पूछता है? छोटी संख्या, तो कैसे करोगे मेरे दोस्तों? योग, छोटी संख्या के लिए माइनस लगा देना बस, योग माइनस अंतर बटे 2, ये लगा देंगे अपन। ठीक है, तो ये तीनों सूत्रों को आपको अच्छी तरह रट लेना है। योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर 4 इंटू गुणनफल, एक सूत्र तो होगा। दूसरा है बड़ी संख्या पूछे तो योग प्लस अंतर बटा 2, छोटी संख्या पूछे तो योग माइनस अंतर बटा 2। अब देखो ये सूत्र कहां काम आएगा? अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो योग प्लस अंतर बटा 2 कर देना। ठीक है, अगर आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो योग माइनस अंतर बटा 2 कर देना। ये दो सूत्र तय हो गए, है ना। अब अगर आपसे क्या पूछे वो, अगर वो आपसे योगफल पूछे, क्या पूछे? योगफल, तो आपको यही सूत्र लगाना है। अगर आपसे अंतर पूछे तो भी आपको यही सूत्र लगाना है। अगर आपको गुणनफल पूछे दोनों संख्याओं को तो भी आपको यही सूत्र लगाना है। ठीक है भाई, योग पूछे तो भी यही सूत्र लगाना है, अंतर पूछे तो भी ये लगाना है, और गुणनफल पूछे तो भी यही सूत्र आपको लगाना है। ठीक है, सिंपल है। देखो अगर आपको योग पूछेगा तो ये दोनों देगा, अगर अंतर पूछेगा तो ये दोनों देगा, अगर गुणनफल पूछेगा तो ये दोनों चीजें देगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या पूछा है? देखो योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, अंतर नहीं दे रखा, तो पहले आप अंतर निकाल लेना। उस सूत्र से क्या करोगे आप? पहले अंतर निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे? अंतर। अब अपने पास योग तो इसने 8 दे रखा है, ठीक है, और अंतर निकाला तुमने, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, फिर उसने पूछा है दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। पर दोनों संख्याएं निकालो पहले। दोनों संख्याएं कैसे निकालोगे? बड़ी तो उससे निकल जाएगी मेरे दोस्तों, योग प्लस अंतर बटा 2 से, और छोटी किससे निकल जाएगी? योग माइनस अंतर बटा 2 से। दोनों संख्याएं निकल जाएगी। पहले दोनों संख्या निकाल लेना, फिर दोनों संख्या निकालने के बाद व्युत्क्रमों का योग पूछे तो भी कर लोगे, व्युत्क्रमों का अंतर पूछे तो भी निकाल लोगे आप, वर्गों का योग पूछे तो भी कर लोगे, वर्गों का अंतर पूछे तो भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर आपसे पूछता है तो आपको कर लेना है भाई। आगे देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल संख्या है, ऐसा सवाल दे रखा है और कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है 44 में, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखना 2 की घात कितनी है? 4, 3 की घात 4, 5 की घात 1 ही है, 7 की घात 2 और 13 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 4 तो ये होगी, 4 4 8, 8 एक घात इसकी 9, है ना, 9 और 2 9 और 2 11 और 1 पूरा एक घात इसकी, तो 12 हो जाएगी। तो गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी भाई? 12। कैसे? एक बार देखो 12 कैसे, है ना, 12 कैसे होगी? इसके घात कुछ भी नहीं तो 1 होगी, इसके घात 2 है, इसके घात कुछ भी नहीं तो 1 होगी, बाकी सबके घात है तो 4 4 8, 1 9, 2 11, 1 12, तो घातें कितनी हो जाएगी? 12। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12। लेकिन आपको एक काम करना है, एक बात का ध्यान रखना है। क्या मेरे दोस्तों? देखो ये जितनी भी संख्या है 2 3 5 7 13, इनमें से किसी का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा, इनमें से किसी का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा। ठीक है ना, इनमें से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा। अगर इस प्रकार से देता है वो, जैसे वो लिख दे 8 की घात 2 इंटू 25 की घात 2, है ना, ऐसे, और आपसे पूछे इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे, अगर आपसे क्या पूछे? कुल अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे करोगे? देखो इसके पहले टुकड़े करना। यहां मैंने टुकड़े क्यों नहीं करे? क्योंकि 2 का कोई टुकड़ा नहीं होगा, 2 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, 3 का भी नहीं होगा, देखो 5 का भी नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा, 13 का भी नहीं होगा, किसी का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहां देख पाते हो आप 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है भाई, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 8 की घात 2 लग रही तो सबके 2 लगेगी, इनके सबके 2 लगेगी। ठीक है, ऐसे ही 25 के भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई? 5 इंटू 5। 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 इंटू 5। फिर इसकी घात 2 लग रही थी, इसके भी 2, इसके भी 2 लग जाएगी। ठीक है, तो जब आपके अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते इनके, तो सीधे घातें गिन लेना। क्लियर? अगर आपके
क्या है, अगर आपके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं तो पहले अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है, फिर घाते गिनना। तो घाते गिन लो, घाते गिन सकते हो आप, कितने कितने हो जाएंगे घाते, देखो 2 2 4 2 6 है ना, 2 8 2 10, तो टोटल 10 अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने होंगे 10, तो फिर 10 आता आंसर। ये ध्यान रखना, अगर अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं तो सीधे ही घाते गिन लो, अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहे तो पहले अभाज्य गुणनखंड करो, फिर अभाज्य गुणनखंडों की घाते गिनो, ठीक है। तो ये हो गया अपन ने, ये कर लिया। 45 भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 45 भी जो है आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ये 45 देखिए, तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 15 है। तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा, बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। अब देखो तीन क्रमागत संख्या मतलब क्रम से चलने वाली है ना, जैसे 1 2 3, 1 2 3 ये क्रमागत है, 5 6 7 ये क्रमागत है, 10 11 12 ये क्रमागत है, 20 21 22 ये सब क्रमागत है। क्रमागत का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त, क्रम से चलने वाली, लाइन से चलने वाली, एक के बाद एक चलने वाली क्रमागत, क्रम से चलने वाली, ठीक है ना। तो तीन क्रमागत संख्या है, इनका योगफल कितना है, 15 है। तो पहले तो देखो किन दो संख्या, किन तीन संख्याओं का योगफल 15 होता है, इनका होता है कि देखो 3 2 5 1 6 15 कहाँ हुआ, इनका होता है कि कितना हो जाएगा ये 13 5 18, इनका 18 हो रहा है। देखो अब उनको 15 चाहिए, मतलब इससे थोड़ी छोटी, तो यूँ देख लो कि 4 5 6 का हो जाएगा, अगर 4 5 6 का कितना होगा, देखो 10 5 15 इनका हो रहा है, देखो हो रहा है ना, इनका हो रहा है 4 5 6 का कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो ये कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो तीन क्रमागत संख्या आपकी 4 5 6 होगी, इनका योगफल कितना है 15 है ना, 10 5 15 हो रहा है। तो ये कह रहा है बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या कौन है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है इसको करने का। अब इसका कोई परमानेंट तरीका नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं आपको, है ना। ये कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, तो पहले आप वो संख्या छांटना कि किन तीन संख्याओं का योगफल 15 है। तो इन तीन संख्याओं का योगफल 15 है, देखो है ना। अगर इसका नहीं है तो थोड़ी सी इससे बड़ी लेना, मतलब 4 5 6 से नहीं आया तो 5 से 7 लेके देखो, उससे भी नहीं आ रहा, 6 7 8 लेके देखो, उससे नहीं आ रहा, 8 9 10 लेके देखो, नीचे पीछे बढ़ सकते 2 3 लेकर देखो, 2 3 4 इससे नहीं आ रहा, तो 3 4 5 उससे नहीं आ रहा, तो 5 6 7 ऐसे ले लेके देखो किसका योग 15 होता है, उसी में बीच वाली संख्या को वर्ग कर देना, एक तरीका तो है। दूसरा क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। बीच वाली संख्या का वर्ग कौन सा होगा, यूं कह रहा है। अब यूं मान लो कि माना कि यही बीच वाली संख्या है ना, यही बीच वाली संख्या है जिसका वर्ग इतना है, तो इसका वर्गमूल करो, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। अब ये बीच वाली संख्या है तो इससे पहले 3 होगी, इससे पहले 5 होगी। अब देखो इनका योगफल 15 आ रहा है क्या, 7 5 12 नहीं आ रहा इनका, तो 15 है ना। इसका करके देखो, इसमें अगर बीच वाली संख्या का वर्ग ये है तो बीच वाली संख्या क्या होगी आपकी 5 होगी भाई, 25 का वर्ग 5 होगा, 5 होगी, तो 5 होगी, इधर 6 आएगा, इधर कितना आएगा 4। अब इनका योग देखो 15 आ रहा है ना, इसलिए यही सही होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है आपको, तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल ये है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले आप तीन संख्याएं लेके देखो क्रम वाइज से, जिनका योग 15 हो रहा हो तो इनका हो रहा है, ठीक है। इनसे नहीं आए, जैसे 4 5 6 से नहीं आए तो 5 6 7 लेके देखना, इससे नहीं आए तो 7 8 9 लेके ऐसे ले लेके देख लेना, फिर देख लेना किसका योग 15 हो रहा है ना। तो देखो इन तीनों का योग 15 हो रहा है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग पूछा है तो 25 आ जाएगा। अगर पहली संख्या का वर्ग पूछे तो 16 आ जाएगा, तीसरी संख्या का वर्ग पूछे तो 36 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा बी 25, है ना। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है यदि, अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, ऐसी संख्या जिसमें या तो 4 अंक है या 4 से अधिक अंक है, 5 अंक 6 अंक 7 अंक, और 8 से भाज्य है। किससे भाज्य है मेरे दोस्तों, 8 से। तो वो कब होगी 8 से भाज्य, 8 से भाज्य कब होगी वो, हेलो ले ले, ले लेना, हाँ ठीक है। तो देखो ऐसी संख्या जिसमें 4 अंक है या 4 से अधिक अंक है ना,
तो वो 8 से भाज्य होगी कब, यदि यदि इनमें से कौन सा होगा तब 8 से भाज्य होगी। देखो तो सम संख्या है जब 8 से भाज्य होगी, जरूरी नहीं सम संख्या है तो 8 से भाज्य होगी, ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई सम संख्या है वही 8 से भाज्य हो। सम संख्या तो देखो जैसे 4 अंकों की ये है ना, या कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है 4 अंकों की सम संख्या 8 से भाज्य हो, जरूरी नहीं है। अंतिम अंक 8 से भाज्य हो, अंतिम अंक 8 से भाज्य, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य, ये करेक्ट हो सकता है। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, कहने का मतलब ये 8 से भाज्यता का नियम है। आपको पता है 8 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से भाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई वो सैकड़े के अंक से बनी संख्या में अगर 8 का भाग पूरी पूरी बार जाता है तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े के अंक से बनी संख्या में अगर 8 का भाग पूरी पूरी बार जाता है तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो देखो ये कह रहा है कि संख्या 4 अंक की है, अब मैंने 3 अंक की लिखी है, ये कह रहा है 4 अंक की संख्या है तो कितने भी अंकों से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या कितने भी अंक की हो सकती है। देखो ये इतने 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 अंकों की हो सकती है, जैसे कुछ भी लिख दो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 अंकों की। तो ये भी कह रहा है कि संख्या 4 अंक या अधिक अंकों की है, 6 अंकों की भी हो सकती है, 4 की हो सकती है, जो 8 से भाज्य है। किससे भाज्य है? 8 से भाज्य है। यदि मतलब 4 या अधिक अंकों की संख्या 8 से भाज्य कब होगी? जब अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो। अंतिम 3 अंक किससे भाज्य हो? 8 से भाज्य हो। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये 8 से भाज्यता का नियम है ना। और 8 से भाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक मतलब पीछे से 3 अंक, पीछे से 3 अंक मतलब इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक अगर 8 से भाज्य है तो संख्या कितनी बड़ी अंक, कितनी बड़ी हो? 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 की हो, वो किससे भाज्य होती है? 8 से। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, और इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बी, कि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़े से बड़ी संख्या 8 से भाज्य हो तो उसमें 4 अंक हो या अधिक अंक हो, 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ इसी भी से कराएंगे आपको, मैं केवल वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो मेरे को कराने थे। ठीक है, ये देखो कौन सा 48वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? अब इसका भी मैंने एक शानदार तरीका बताया था आपको। देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से 4 से 5 से तथा 6 से विभाज्य है? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होगी वो उनका लसअप होगी मेरे दोस्तों। तो संख्या जो इनसे विभाज्य होगी वो क्या होगी मेरे दोस्तों? इनका लसअप ही तो होगी। तो इनका लसअप निकालना है आपको। इनका लसअप सीबी सर बताएंगे कैसे, कितना आ जाएगा इसका लसअप। लसअप इनका 36 तो नहीं आएगा है ना, इनका 60 आ जाएगा। लसअप कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लसअप लेके सीबी सर बता देंगे आपको। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे दे और उनसे विभाज्य कौन सी संख्या होगी तो लसअप होगी। वैसे भी आपको पता है 6 दे रखा है, इससे का मतलब लसअप होता है ना। तो 2 से अधिक संख्या में विभाजित कौन सी होती है जो उनका लसअप होता है, तो उनका लसअप निकालना है। ये सीपी सर बता देंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 50वां बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी घड़ी पर 7:05 प्रातः है। मेरी घड़ी पे कितना है? 7:05 प्रातः है। ये 25 मिनट आगे है तो सही समय क्या है? देखो मेरी घड़ी में 7:05 हो रहे हैं सुबह के, है ना। अब ये 25 मिनट आगे हैं तो सही समय क्या होगा? तो देखो 25 मिनट आगे हैं तो 25 घटा लेंगे भाई, सही समय पूछा है। 25 मिनट आगे हैं तो अपन 25 घटा लेंगे तो सही समय आ जाएगा। तो 25 मिनट कम करो, देखो 7:05 प्रातः है ना, इसमें से 25 मिनट कम कर लो, यहाँ 25 मिनट कम कर लो। ठीक है, अब 25 मिनट कम कैसे करोगे? देखो बताऊं मैं आप, 7 बज रही है, कितनी बज रही है? 7 बज रही है भाई, 7:05 हो रहा है। 25 मिनट कम करने हैं, घटाने मतलब कम करने हैं, तो 5 मिनट तो ये कम कर लो। 5 मिनट कम करते हैं, देखो 7 बज जाएगी भाई। 25 मिनट कम करने हैं ना, तो पहले 5 मिनट कम कर लो तो 7 बज जाएगी। अब अपने को 25 मिनट कम करने थे, जिसमें से 5 तो मैंने कर लिए। अब कितने मिनट और कम करने हैं? 20 मिनट और कम करने हैं। तो 7 बजने में 20 मिनट और कम करो, तो 7 बजने में 20 मिनट कम करोगे तो 6:40 हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? 6:40 है ना। 7 बजने में जब आप 20 मिनट कम करोगे तो 20 मिनट कम करोगे कितना हो जाएगा? 6:40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 6:40। अब ये सुबह है तो ये भी सुबह ही होगा, प्रातः, तो 6:40 प्रातः करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा मेरे दोस्तों?
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:40 प्रातः, है ना। कैसे करेंगे, 25 मिनट कम करना है, कितना कम करना है 25 मिनट, तो 7:05 में से 25 मिनट कम कर लिया मैंने। आप सीधे 25 मिनट भी कम कर सकते हो, है ना, या टुकड़ों में कर लो, पहले 5 मिनट कम कर लिया फिर 20 मिनट कम कर लिया, तो इस प्रकार से अपन इसको जो है कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको सीपी सर बता देंगे, रहीम ने दिने से 10 अंक अधिक, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, है ना। ये देखो, याद कीजिए गणित के अंक अंग्रेजी के अंक के दुगने से कितना अधिक है, बता देंगे। कौन सी भी नहीं, ये करा देंगे, ये भी करा देंगे। चलो ये दोनों ये करा देता हूं मैं, 55वां करा देता हूं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240, इसको 720 रुपये में बेचने पर हानि होती है। 700 रुपये में बेचने पर ये विक्रय मूल्य है, क्या होती है, हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, आपको एक चीज पता होगी, आपको एक चीज पता होगी कि लाभ का सूत्र क्या होता है। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है मेरे दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ का सूत्र, होता ही नहीं होता है। और आपको एक चीज और पता है कि हानि का सूत्र होता है, हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपको पता है, क्या पता है मेरे दोस्तों, कि लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब मेरी बात सुनना, क्या समझे मेरे दोस्तों, कि विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य घटाऊं, तो ये इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, इसका मतलब अंतरित हुआ। घटाने को तो अंतर कहते हैं मेरे दोस्तों, एक संख्या में दूसरी संख्या को घटाने को तो क्या कहते हैं, अंतर। तो क्रय मूल्य को में से विक्रय मूल्य से घटाऊं तो उसी को अंतर कहते हैं, या फिर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाऊं उसी को भी, उसको भी क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो मेरी बात सुनो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या आता है, लाभ आता है। और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने को अंतर कहते हैं। कहने का मतलब ये लाभ है, यही अंतर है, लाभ है, ये क्या है, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अंतर। यहां पे देखो, अगर क्रय मूल्य से भी विक्रय मूल्य घटा रहे हो आप तो इसी को तो अंतर कहते हैं, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से घटाओगे तो क्या आएगा, हानि आएगा। तो ये हानि अंतर है। कहने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको, मैं समझाना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही या तो लाभ होता है या हानि होती है। भाई देखो, ये भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर है, घटाने का मतलब अंतर, ठीक है, घटाने का मतलब क्या होता है, अंतर। तो देखो ना आप, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर या तो लाभ होता है, क्रय मूल्य और अंतर का विक्रय मूल्य का अंतर, या फिर लाभ हानि होता है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्तों आपसे, कि जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, इनका जो अंतर है वो या तो लाभ होता है या हानि होती है। समझो बात को समझने की कोशिश करो। आपका जो क्रय मूल्य है और आपका जो विक्रय मूल्य है मेरे दोस्तों, है ना, एक तो क्रय मूल्य है, एक विक्रय मूल्य है, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, इन दोनों का अंतर, ठीक है, वही क्या होगा मेरे दोस्तों, इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका या तो लाभ होगा या होगा आपका हानि। इस चीज को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना। क्या बिठाओगे मेरे दोस्तों, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो या तो लाभ होता है या हानि होता है, ठीक है। अब आप जानते हो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। अब देखना, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, ठीक है, तो क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य छोटा है, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। तो सीधी सी बात है, जिसमें विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य छोटा हो तो उसमें लाभ होगा, मतलब अंतर तो है परंतु लाभ होगा। और क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य छोटा है, उसमें हानि होगी, है ना। तो कहने का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही क्या होता है, या तो लाभ होता है या हानि होता है ना। अब अगर आपका क्रय मूल्य बड़ा है तो अंतर हानि होगी, अगर आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बड़ा है तो जो अंतर आएगा वो लाभ होगा, ठीक है। ये चीज समझाना चाह रहा हूं। तो आप समझ गए ये सारी चीज। अब इसके बाद में अपन सवाल को शुरू करते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि
एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों या तो ये लाभ होगा या हानि होगी। क्या होगा ये, या तो लाभ होगा या हानि होगी। अब वो कह रहा है कि हानि होती है। क्या कह रहा है, हानि होती है, इतने में बेचने पर हानि होती है, तो इसका मतलब ये हानि है। क्या है मेरे दोस्तों, ये जो है ये हानि है। क्या है, हानि। समझ गए। अब इतने रुपए में बेचने में विक्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो आपको कि क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है ना, और वो जो अंतर है या तो लाभ होगा या हानि होगा, तो वो हानि है आपकी, क्योंकि उसने दे रखा है इतने बेचने में हानि हो रही, तो 240 रुपए की हानि हो जाएगी। और 720 रुपए में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 720 रुपए। तो आपसे क्या पूछा है इसने, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य का सूत्र लगा दो ना। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ये विक्रय मूल्य प्लस ये हानि जोड़ दो दोनों को, तो ये आ जाएगा 960 रुपए आ जाएगा। 960 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ जाओगे। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन उलझा देगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है इसने। आप समझना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही या तो लाभ होता है या हानि होता है। क्रय मूल्य का अंतर या तो लाभ होता है या फिर हानि होता है। अब देखो, जो क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, अगर आपके प्रश्न में हानि हो रहा है तो वो हानि ही है, अगर आपके प्रश्न में लाभ हो रहा है तो वो लाभ है। और इसने विक्रय मूल्य दे दिया या क्रय मूल्य दे देगा, है ना, तो या तो लाभ हानि दे, या तो लाभ दे देगा या हानि दे देगा, या क्रय मूल्य दे देगा विक्रय मूल्य दे देगा। फिर जो पूछा है वो निकालो, सिंपल सूत्र है, बहुत आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया आपको, तो वो तो लाभ होगा या हानि होगी। अब जो आपके प्रश्न में दे रखा है वही होगा, हानि दे रखी तो वो हानि है, विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य का सूत्र लगा लो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा, 56वां क्वेश्चन। सीपी जी, ये क्वेश्चन कराओ सोल्व। उसमें नोट कर लो क्वेश्चन नंबर। हाँ रहने दो उसको, वहां करो आप, नोट करो आप। तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। 41, 42। इस गेट लगा दे। 41 हो गया, देख लो इधर। 42, 47, 48, 49, ये 51, 52, 53, 54। अब ये इसको करवा देना आप। देखो पानी की टंकी की ऊंचाई दे रखी है, पानी की टंकी की ऊंचाई दे रखी है, और टंकी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है, तो 3 खा लिए तो 3/9 हो जाएगा। 3/9 ना, ये इसको कराई दोगे आप। इसमें ये बोल देना, इनके ऑप्शन मैंने अभी सही करे, जो पेपर दिया था ना उसमें गलत हो रहा है। नोट कर लिया आपने, कौन सा करा, ये कर लिया ना 56। 56 के बाद में 57, 57, 58, और 58 के बाद में 59। ये इसको 6x मान लेना, इसको 7x मान लेना। औसत दे रखा है तो 6x + 7x ऊपर। दोनों का आयुगांतर पूछा है, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, ये करा दो। 61, ये 58 कर लिया, 59 और ये 60। ये इधर जगह है, इसमें कर लेना 16। लाइव चल रही है क्लास, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। बच्चे फ्री नहीं है ना अभी। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वही लाना पड़ेगा पेन, आपको पता है ना, पहले जैसे करते थे। इसको इधर किसका लेना है, यहाँ से यहाँ कर लेना, इसको पकड़ के यहाँ से खिसकाना पड़ेगा आपको। यहाँ से नहीं खिसकेगा, ये यहाँ बीच में से, यहाँ बीच में से खिसका लेना। पेन की साइज मोटा कर लेना, 10 पे रखना पेन की साइज, 9 या 10, 9 या 10, ठीक है। ये 9 या 10 पे कर लेना। मिटाना है, रबड़ रहा है यहाँ से। मिटाने का तरीका तो सीधा सा मैं बताऊँ, ये ऐसे कर लेना जिसमें मिट जाएगा। मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
मिटाने में तो इस प्रकार से कर लेना है, डायरेक्ट पूरा हाथ घुमाओगे ना, इसमें मिट जाएगा। वापस पे करते ही पेन आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब जैसे अगला पेज लेना हो तो इसको काटना पड़ेगा, पता है ना आपको, यहाँ से। ठीक है, वापस पेन लेना है तो इस पे क्लिक करना, ये पेन वाले पे जाना, इसको इधर पर ले लेना, यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पेन की साइज बढ़ा देना है, 10 कर देना। लो रख लो इस पेपर को। चालीस मिनट का हो गया यार, अभी तो मैंने आधे किसी नहीं कराया, कराओ जल्दी। ये माइक तो भूल गया मैं यार, शुरू ही हो तो बंदी कहाँ करी मैंने। करो स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, अपन बात करते हैं 41 वाले क्वेश्चन की। तो यहां पर देखो आपको क्या करना है। वाला जो क्वेश्चन दे रखा है 5,05,55 को लिखा जाता है। देखो कल की वीडियो में आपने लाइव क्लास में देखा होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। तो आपको दे रखा है कि देखिए 5 लाख, कौन सा दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए ये 5 लाख है, 5,05,55 को लिखा जाता है। इसको अंकों में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए आपको जो टुकड़ों में दे रखा है, जैसे 5 लाख दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 लाख लिख देना है। तो यहां पर लिख देंगे अपन, यहां पर 5 लाख, ये 5 लाख हो गए। अब इसके बाद में क्या आ रहा है 555, तो यहां पर लिखेंगे 555। तो देखो 500 और 55, यहां पर 55 हो गया। अब यहां पर क्या करना है, इनको सभी को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद देखिए आपके पास में क्या आंसर आता है कि ये 5 हो गया, इधर 5, फिर 5, 0 और 5। तो ये जो लिखा हुआ है 5,05,55 इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कितना हो गया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है, यहां पर थोड़ी मिस्टेक होगी। ये बीच में जो है वो 0 छूट गया था आपके। तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको, 500 हो गया और यहां पर क्या करना है आपको 55 लिख देना है। ये 55 हो गया। अब तीनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये हो गया आपके पास 5, ये 5 हो गए, इधर ये 5। अब देखिए बीच में 2 जीरो आ रही है, तो डबल जीरो यहां पर लगा देंगे और आगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कितना हो गया 5,05,55। अब देखिए इन चार ऑप्शन के में देखिए यहां पर कौन से ऑप्शन के अंदर इसका आंसर आ रहा है। तो 500, तो देखिए आपके यहां पर सी वाला जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन रहता है 42 वाला, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए आपको यहां पर अंक दे रखे हैं, अंक आपके पास दिए हुए हैं 9, 7, 0 तथा 4। कितना दिया हुआ है 9, 7, 0 तथा 4 दिया हुआ है। तो देखिए आपको इन अंकों का इस्तेमाल करना है, 9, 7, 0 और 4। इन अंकों का इस्तेमाल करके आपको 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनानी है और उसके बाद में दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखिए 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि बड़ा अंक लेंगे। तो बड़ा बताइए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, यहाँ पे 9 है, उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4 और लास्ट में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इन्हीं अंकों से आपको छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक लिया जाएगा,
लेकिन आपको ध्यान होगा सबसे छोटा अंक यहाँ पर 0 आ रहा है और 0 को आगे नहीं रखा जाता है। तो 0 से बड़ा कौन है? 4 है, ये 4 लिख दिया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 आ गया और लास्ट में क्या आएगा? 9 आ जाएगा। दोनों का आपको क्या निकालना है? अंतर। अब अंतर का मतलब आपको पता होना चाहिए। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो देखिए बड़ी संख्या अपने ऊपर लिखी हुई है, तो दोनों संख्याओं का अंतर के लिए क्या कर लेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, इधर से 9 लेंगे, यहाँ पर कितना बचा? 3 बच गया, इधर हो गया 10, 10 में 9 माइनस किया, 1 बचा। फिर उसके बाद देखिए 3 में से 7 माइनस नहीं होगा तो इधर से 2 लेंगे, यहाँ रह गया 6 और इधर कितने हो गए? 13 हो गए। 13 में से जो है आपको 7 माइनस करना है तो कितना बचा? 6 बच गया। इधर आपके पास 6 में से 0 मतलब 6 के 6 आ जाएंगे और 9 में से 4 माइनस किया 5 आ जाएगा, तो 5661। ये देखिए आपके कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 8991, 5391 बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है आपको 9261 और डी वाले ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपको 5661 और यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 42 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? डी वाला 5661। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए कि अपने पास जो 43 वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, तो 43 वाले के बाद में अपन को 43 नहीं करना है, 43 के बाद में अपन को चलना है 47 वाले क्वेश्चन पे। तो उसमें बताओ 43 क्यों नहीं करना है? ठीक है, आपके इसके पहले जो क्लास देखी होगी उसके अंदर आपको 43 वाला जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवा रखा है। तो 43 के बाद में अपन को नेक्स्ट मतलब जो 20 में आपको सोल्व करवा दिए हैं उन क्वेश्चन को छोड़ करके जो आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को अपन यहां पर सोल्व करेंगे। तो देखिए 41 आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 41 के बाद में 42 जो है आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। 43 आपको जो है वो पहले से सोल्व करवा रखा है। इसके बाद में 44 वाला जो है वो भी आपके पहले सोल्व किया हुआ है। क्या हुआ? नहीं हटो, साइड में हटो, मेरे को दिखने दो। वहाँ कोने में क्रॉस आया, देखो कोने में देखो क्रॉस आया, कोने में। हाँ बिल्कुल, अच्छा ऊपर किसका उसको तुम कैसे करा? हटो दे एक मिनट, पेज किसका? चलो देखिए और ऊपर ले लो ना, सीधे और ऊपर। 43 वाला जो क्वेश्चन था आपका सोल्व किया हुआ है। इसके बाद 44 जो है वो भी आपका सोल्व किया हुआ क्वेश्चन है। 45 किया हुआ है, 46 है। इसके बाद में जो है वो 47 वाला 47 जो है आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब यहां पर देखिए 47 जो वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो 47 वाले क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 सेमी को किलोमीटर में लिखते हैं। देखिए आपके पास में क्वेश्चन कौन सा है? 5 सेमी को किलोमीटर में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको आपको किलोमीटर में लिखना है। तो किलोमीटर किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब पहले तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जैसे जिस प्रकार से अगर सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर की अपन बात करते हैं, जो दूरी का मापन किया जाता है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि सबसे छोटा जो मात्रक होता है ना वो क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। उससे बड़ा होता है आपके पास में मीटर, फिर उससे बड़ा क्या होता है? किलोमीटर। अब यहां पर देखिए आपको सेंटीमीटर से डायरेक्ट कहां पर जाना है? सेंटीमीटर से सीधा किलोमीटर पे जाना है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि बड़े मात्रक में बदलने के लिए
बड़ा जो मात्रा होता है बड़े मात्रक में बदलने के लिए डिवाइड किया जाता है और छोटे मात्रक में बदलने के लिए गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर जो है आपको दे रखा है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सेंटीमीटर सबसे छोटा मात्रक है, उससे बड़ा जो मात्रक है वो मीटर है, मीटर से जो बड़ा मात्रक है वो क्या है, किलोमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है, मतलब बड़े मात्रक में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर देखिए अगर आपको इधर मीटर की तरफ चलना है तो आपको 100 से क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। फिर देखिए मीटर से मीटर में आ गया, यहां पर तो मीटर में कन्वर्ट होगा आपके पास। फिर मीटर को भी किलोमीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो मीटर को भी किलोमीटर में अगर आपको बदलना है तो यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए आपको सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, फिर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। लेकिन आपको सीधा सेंटीमीटर से किलोमीटर बदलना है, तो देखिए आपको 100 और 1000 मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 1 लाख से आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, जिससे वो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या करेंगे, 5 में 1 लाख का क्या कर देंगे अपन, भाग दे देंगे। तो 1 लाख का भाग देंगे तो देखिए अगर नीचे बटे में 0 दी हुई है तो आपको क्या करना है, ऊपर उतने ही अंक छोड़ करके क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी 0 दे रखी है आपको, नीचे 1 2 3 4 5, 5 0 जो है आपको दे रखी है, तो ऊपर 5 अंक छोड़ करके, 5 संख्या नहीं छोड़नी है, 5 अंक छोड़ करके आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो देखिए आपके पास अंक तो ओनली एक ही दे रखा है, 5, तो अपन को 5 अंक पूरे करने हैं। तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 और 5, मतलब 0 लगा करके आपको अंक पूरे कर देना है। अगर आपके पास अंक पूरे नहीं हो रहे हैं तो वहां पर आप 0 लगा करके अंक पूरे कर सकते हो। तो देखिए आपने अंक पूरे कर लिए, 5 0 हो गए। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट क्या आ गया, आप 0 लगा देना है। तो 0.000005। अब देखिए ये आपको कौन से ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, तो देखिए ये जो है आपके पास पॉइंट के पीछे 4 0 दे रखी है, पॉइंट के पीछे जो है वो 4 0, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, से हो जाएगा। देखिए इसको और बारीकी से समझिए, बहुत बड़े क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको हो सके आपको एग्जाम के अंदर, कल वाला जो आपका जो 18 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहां पर मेन एग्जाम के अंदर मिल जाए। तो एक बार और समझिए कि आपको सीधा सेंटीमीटर से किलोमीटर बदलना है। तो सेंटीमीटर से बड़ा तो मीटर होता है, लेकिन मीटर नहीं दिया उसमें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए नहीं कहा है, उसको सीधा किलोमीटर में बदलने के लिए कहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो छोटे मात्रक की ओर चलने के लिए गुणा किया जाता है और बड़े मात्रक की ओर चलने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से आपको डिवाइड करना होगा। फिर मीटर में आ गया, ये मीटर में बदलने के बाद अब मीटर को भी किलोमीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यहां पर आपने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया, तो मिलाकर आपको सीधा सेंटीमीटर से किलोमीटर की ओर जाना है। तो मिला के कितना हो गया टोटल, 1 लाख से आपको क्या करना है, 2 तो इधर जिससे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद किलोमीटर कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख से आपको डिवाइड करना है। तो 1 लाख से डिवाइड करने के बाद इसका करेक्ट जो है वो आंसर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, 47 वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 48 वाला क्वेश्चन, कौन सा, 48। तो देखिए 48 वाले क्वेश्चन में प्रश्न दिया हुआ है आपके पास में कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। आपको ज्ञात हो कि कल की जो लाइव क्लास थी उसमें भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बताया था मैंने, किस प्रकार से आपको जो है वो सोल्व करना है। तो यहां पर 48 वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब उससे डिवाइड हो सकती है, तो 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो लसम मसम वाले प्रश्नों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान है, इसमें से आपको ऐसा कुछ वर्ड मिलेगा जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए दोबारा पढ़िए इसको, निम्न में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से
तो 6 के बाद में क्या आ रहा है, से। 6 से विभाज्य हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, निम्नतम, नीचे से नीचे, उभयनिष्ठ से। अगर इस प्रकार के आपको शब्द मिलते हैं तो वहां पर आपको क्या निकालना होता है, लसम निकालना होता है। तो यहाँ पर देखना है आपको जो संख्या दी हुई है 3, 4, 5 और 6, इन चारों संख्याओं का आपको क्या कर लेना है, लसम निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखो इसको लसम निकालेंगे, 3, 4 और 5 और 6, इन चारों संख्याओं का अपन क्या निकालेंगे, लसम निकाल लेंगे। अच्छा, लसम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने कौन सा वर्ड दिखा है यहाँ पे, से शब्द जो है उसको देख करके आप लसम निकाल रहे हो। तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 3 में भाग नहीं जा रहा, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 में भाग जाएगा नहीं, और 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, इधर 1, 5 डिवाइड नहीं हो रहा, 3 के 3 आ जाएंगे। फिर 3 से डिवाइड करना है आपको, 3 एकम 3, और फिर 1, 5 में भाग नहीं जा रहा, और 3 में एक बार जाएगा। फिर लास्ट में आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो सभी तरफ क्या आ गया, 1 आ गया। अब इधर वाली संख्याओं को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन चारों नंबरों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 5 को 3 से गुणा किया, 5 से 15, 15 को 2 से गुणा किया, 15 दूनी 30, और 30 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब देखिए आपका जो आंसर है वो 60 बन के आएगा। तो ऑप्शन के अंदर देखिए 60 कहां पर लिखा हुआ है, तो 60 48 वाले क्वेश्चन के अंदर बी वाले ऑप्शन जो है वो आपका 60 आंसर दिया हुआ है। तो ये जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 48 के बाद में आ रहा है 49 वाला क्वेश्चन। तो 49 वाले क्वेश्चन में देखिए कि 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। मतलब क्या है यहां पे कि जो आपको दे रखा है कि 4.932, यहां पर आपको क्या ना है, 0.9 से डिवाइड करना है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 4.239 में आपको भाग किसका देना है, 0.9 का भाग देना है। भाग का सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से डिवाइड का सिंबल होता है। तो आपको मतलब आगे वाली जो संख्या देखिए 4.239 में आपको 0.9 का क्या करना है, भाग देना है। और भाग देने पर आपके पास उत्तर कितना प्राप्त होगा, भागफल कितना आएगा, ये पता करना है। तो देखिए आपको ध्यान हो कि तीसरे टाइप का डिवाइड हो गया, तीसरे टाइप का डिवाइड जिसमें दोनों संख्याओं में क्या होता है, पॉइंट होता है। तो देखिए पीछे वाली संख्या में पॉइंट नहीं होना चाहिए, और यदि पीछे वाली संख्या में पॉइंट आ रहा है तो उसका पॉइंट किस प्रकार से हटाओगे आप, उसको बटे में लेकर के आपको इसका पॉइंट हटाना है। तो देखिए 4.239 बटे 0.9, नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाना है आपको, नीचे का पॉइंट है तो ऊपर कितना जाएगा, 10 बन के जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के पीछे 1 डिजिट दे रखा है, तो 1 डिजिट के लिए 1 0 लगानी है आपको, ऊपर 10 चला गया। अब आपको याद होना चाहिए कि अगर 0 वाली संख्या दे रखी है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है पॉइंट वाली संख्या से, तो पॉइंट इधर की साइड बढ़ता है। तो 1 0 दे रखी है तो 1 पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, तो आंसर होगा आपका 42.39, और नीचे क्या बचा आपके पास, 9 बच गया। अब आपको 42.39 को 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए अपन डिवाइड करके देख लेते हैं, 42.39 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, 9 4 जा 36 माइनस किया तो 42 में से 36 माइनस किया तो कितना बचेगा, 6। अब देखिए पॉइंट आ गया आपके पास, तो पॉइंट यहां पर लगा देना है। अब पॉइंट लगाने के बाद अब आप देखिए अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना पूरा सोल्व किए बिना भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। वो किस प्रकार से कि आपने जैसे इसको डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद 4 के बाद में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो आप ऑप्शन के अंदर देख लीजिए। ऑप्शन के अंदर आपको देखना है कि 4 के बाद पॉइंट कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो यहां पर देखिए 0 के बाद में 4 दे रखा है, सी वाले में 4 के बाद 7 भी आ रहा है, फिर यहां पर देखिए 4 के बाद पॉइंट आ गया, और यहां पर 40 मतलब पॉइंट वाली कोई संख्या नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी आंसर होगा वो पॉइंट में आएगा। तो देखिए आप चाहो तो इसका सीधा आंसर करेक्ट आंसर लगा सकते हो, इसका बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, बट आपके लिए वहां पर आसानी रहेगी, समय की बचत होगी, और वो समय आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों में यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखिए इसका वैसे करेक्ट आंसर जो है वो 4.71 हो जाएगा। आप चाहो तो इसका पूरा आंसर निकाल सकते हो। 6 बच गया, पॉइंट लगा दिया अपने, 3 लिखा। अब देखिए 6 3 हो गया, तो 9 से हो जा
63, 9 7 जा 63, यहाँ पर माइनस किया, कुछ नहीं बचा, फिर 9 लिखा अपन ने, 9 से 1 टाइम हो जाएगा। तो देखिए लास्ट आंसर भी आपके पास ये आएगा। अब आपने जैसे इतना आगे बढ़ाया जबकि आपका आंसर यहीं पर सोल्व हो गया था। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा हो, तो उसमें आप ऑप्शन को जरूर को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप पूरा सोल्व के बिना भी उस प्रश्न का आंसर लेके आ सकते हो। तो देखिए अपने कितना जल्दी इसका आंसर निकाला है। इसका जो है वो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4.71 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो अपन बात करते हैं, 49 के बाद में आपको 50 वाला क्वेश्चन पहले सोल्व करवा दिया गया है। तो 50 के बाद में अपना अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो होगा 51 वाला। तो 51 वाले क्वेश्चन में देखिए, जो क्वेश्चन दे रखा है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन, 5 जो प्रश्नावली है आपके इक्वेशन से संबंधित, समीकरण वाली जो प्रश्नावली है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। यदि सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है तो जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। तो जॉर्ज के अंकों का आपको मान निकालना है, जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए। तो पहले तो आपको सबसे पहले इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो इसमें आपको पहले ये ध्यान देना है कि व्यक्ति कितने हैं और उन व्यक्तियों के नाम क्या है। आपको शॉर्ट कैपिटल लेटर से आप उनके नाम ले सकते हो। तो देखिए इसमें आपके पास जो है वो 3 जो है वो नेम आ रहा है। 3 नाम कौन कौन से हैं तो देखते हैं अपन यहां पर 3 जो नाम दे रखे हैं आपको कि रहीम, एक तो दे रखा है आपको रहीम, कौन सा दिया हुआ है, रहीम दिया हुआ है। एक तो रहीम है, रहीम, दिनेश और जॉर्ज, ये 3 नाम जो है वो आपको दे रखे हैं। रहीम, रहीम के लिए आप एक वर्ड यूज कर लीजिए, ये आर मतलब रहीम है। और दिनेश, दिनेश के लिए आप डी लगा लीजिए, दिनेश। और तीसरा जो नाम दे रखा है आपको जॉर्ज, जॉर्ज के लिए जे वर्ड यूज कर देना है। अब देखिए कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन किसके ऊपर निर्भर है। तो यहां पर देखिए अपन शुरुआत से पढ़ेंगे इसको, रहीम ने दिनेश से, तो रहीम ने, इस रहीम ने दिनेश से, तो रहीम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिनेश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। अब आपको पहले तो यह ध्यान है कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसी को आपको एक्स मान करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, लास्ट में जिसके लगा हुआ है। तो देखिए अगर आपको वैसे भी ध्यान नहीं हो कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो कि जिस भी नाम के पीछे से लगा हुआ है, जिस भी नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है, आप उसको एक्स मान लीजिए, लेकिन लास्ट में, क्योंकि शुरुआत में नहीं माना है। देखो शुरुआत में आपके दिनेश के से लगा हुआ है, दिनेश के बाद में क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसी को नहीं मानना से, क्योंकि आगे क्वेश्चन और बढ़ रहा है। तो फिलहाल तो आपको इसके अनुसार अगर अपन बात करें तो दिनेश को एक्स मानेंगे। बट नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि जॉर्ज ने रहीम से, अब जॉर्ज की बात हुई तो जॉर्ज, ये जो जॉर्ज है इसने भी रहीम से, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक प्राप्त किए। तो जॉर्ज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रहीम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको एक्स मानेंगे। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, तो इनको मानने के बाद जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो एक काम कीजिए आप कि रहीम को जो है वो अपन क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्योंकि लास्ट में जिसके भी से लगा हुआ है आप वहां पर उसको एक्स मान लीजिएगा। अब देखिए आप लास्ट में किसके लगा हुआ है से, तो जॉर्ज ने रहीम से, तो से किसके लग रहा है, रहीम के, तो रहीम को अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो रहीम को माना अपन ने एक्स, माना कि रहीम के कितने अंक प्राप्त हुए, एक्स अंक प्राप्त हुए हैं। वापस दोबारा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखिए तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। एक काम ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अगर अपन दिनेश को अगर एक्स मान करके सोल्व करते तो और बेस्ट रहेगा। यहां पर आप दिनेश को एक्स मान लीजिएगा, किसको मान लेंगे, दिनेश को।
दिनेश को x मान लिया, भाई दिनेश के x अंक प्राप्त हुए हैं। अब देखिए रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक, तो इस रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक, तो दिनेश के x है तो इसके 10 नंबर ज्यादा है, तो इसका कितना हो जाएगा x प्लस 10। ये किसके हो गए? रहीम के हो गए। फिर आगे बात आ रही है जॉर्ज ने रहीम से, तो ये जो जॉर्ज ने रखा है इसने रहीम से, रहीम के नंबर कितने हैं? x प्लस 10, रहीम के अंक है x प्लस 10, इससे उसने 25 अंक कम प्राप्त किए, तो -25 हो जाएगा। कम के लिए आपको क्या करना है? माइनस करना है, और अधिक के लिए आपको क्या करना है? प्लस करना है। अब देखिए अपने तीनों के अंक निकाले, दिनेश के x मान लिया अपने, रहीम के जो है x प्लस 10 आ रहा है, और जॉर्ज के जो है वो रहीम से, रहीम के अंक कितने हैं? x प्लस 10। अब इससे 25 अंक कम है, तो -25 कर दिया। अब आगे बोल रही है कि सभी तीनों के अंकों का योगफल 235, तो तीनों का टोटल अगर अपन कर देते हैं तो उन सभी का टोटल कितना होगा? 235 होगा। तो यहां पर देखिए सभी को प्लस कर देंगे, तो x प्लस 10 ये आपके रहीम के नंबर है, दिनेश के नंबर है आपके पास x, प्लस जॉर्ज के नंबर है आपके पास x प्लस 10 माइनस 25। देखो अपने ब्रैकेट में क्यों डाला है? क्योंकि सभी के अंक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने ब्रैकेट में डाला। अब आप क्या कर सकते हो? इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हो। तो यहां पर देखिए इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, x प्लस 10 और प्लस x प्लस 10 माइनस 25, इन सभी का टोटल, इन सभी का जो टोटल है वो कितना है? 235 दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया? 235। अब आपको क्या करना है? x वाली संख्या को एक साथ प्लस कर देना है। तो देखिए x कितनी बार दे रखा है आपको? 1 2 और 3, तो 3x हो गया। अब आगे देखिए x वाला अपने चर जो राशि दे रखी है वो अपने प्लस कर लिए, और इधर देखो 10 प्लस का है और 10 से प्लस का है, 10 और 10 कितने हो गए? 20, तो प्लस के 20 और इधर माइनस के कितने रखे? 25 बराबर 235। फिर आगे देखिए इन दोनों को माइनस कर लेंगे अचर राशियों को, तो 3x प्लस का जो रखा है वो 20 है और माइनस का 25 दे रखा है, तो बड़ी वाली संख्या माइनस किया तो 25 में से 20 माइनस किया तो 5 बचेगा, बड़ी वाले के संख्या का चिन्ह आएगा तो माइनस के 5 बराबर 235। अब आपको क्या करना है? ये माइनस के 5 को उधर भेज देना है, क्योंकि अचर राशि को उधर के पक्ष में रखा जाता है। 3x बराबर 235, माइनस के 5 जो उधर जाएंगे वो प्लस के 5 हो जाएंगे, तो 3x बराबर 235 में आपको 5 प्लस करना है, तो कितना हो गया? 240। तो x का मान ज्ञात करना है, तो 3 को जब अपन उधर भेजेंगे तो कितना जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो देखिए x का मान 3 8 जा 24, 8 बार 3 8 24, और पीछे क्या लगी हुई है? 0। तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 80 आ गया है। अब देखिए बच्चे किस प्रकार से गलतियां कर देते हैं कि ये जो x का मान 80 आया, तो बच्चे ने भले इतना पूरा सोल्व कर लिया, कितना बेस्ट तरीके से अगर बच्चा ने इस प्रकार से अगर किया होगा क्वेश्चन, तो बच्चे ने पूरा सोल्व कर लिया। देखो इतनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसके पास आंसर जो है वो 80 आ गया। अब बच्चा क्या करता है? वो चीज को समझता नहीं कि अंक किसके पूछे जा रहे हैं। 80 आपके पास अंक आए हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में उसने 80 दे रखा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि x आपने किसको माना था? दिनेश को माना था, दिनेश के अंक माने थे अपन ने x, तो x का मान 80 जो आया वो दिनेश के अंक आए हैं, वो दिनेश के अंक नहीं पूछ रहा है, वो जॉर्ज के अंक पूछ रहा है। तो जॉर्ज के अंक, अब आप ध्यान दीजिए, जॉर्ज के अंक कितने हैं? x प्लस 10 माइनस 25, तो इसमें अपन क्या कर देंगे? मान भर देंगे, x प्लस 10 माइनस 25, ये जॉर्ज के अंक है। तो यहां पर आपको कहना है x का मान आपके पास जो है वो 80 आया, प्लस 10 माइनस 25। अब आपको क्या करना है? दोनों नंबरों को क्या कर देना है? प्लस करना है। 80 और 10 कितने हो गए? 90, और 90 में से आपको क्या करना है? 25 माइनस करना है। तो 90 में से 25 माइनस किया, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 2 गया 6, 65 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 65 देखिए आपके कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? बी वाले ऑप्शन में इसका आंसर दे रखा है, तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि अंक किसके पूछे जा रहे हैं। आपके पास सीधा x का मान आएगा तो वही आपका आंसर नहीं हो सकता, हो सके वही भी हो जाए, बट आपको ध्यान देना है कि अंक जिसकी बात कर रहे हैं ना उसी के अंक आपको निकालने हैं। बात उसने जॉर्ज के अंक की बात की है, अगर वो रैंक के अंक भी पूछता तो आपके पास जो x का मान आया उसमें आपको क्या कर लेते हैं? 10 प्लस करें, तो रैंक के कितने नंबर हो जाते हैं? 90 हो जाते हैं। दिनेश के नंबर 80 आ गए, और जॉर्ज के अंक जो पूछे हैं उसमें वो कितने आएगा? 65 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 65 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 52 वाला। तो 52 वाले क्वेश्चन में देखिए आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बार ग्राफ जो है वो आपको दे रखा है। इस बार ग्राफ को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो देखिए बार ग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ मोहित द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंक दर्शाता है। जो अंक उसने प्राप्त किए हैं उन अंकों को वो दर्शा रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि गणित के अंक और अंग्रेजी के अंकों के दुगने से कितना अधिक है। ये आपको सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन को अपन दोबारा पढ़ते हैं। मोहित के द्वारा जो अंक दिए जा रहे हैं, अब मोहित के द्वारा जो अंक दिए हुए हैं, नीचे दिए गया बार ग्राफ मोहित द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए अंक दर्शाता है। तो यहां पर देखिए मोहित ने जो है ना प्रत्येक सब्जेक्ट में जो आपके पास सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये खासतौर पर ध्यान रहे कि जो अगर इस प्रकार का बार ग्राफ दे रखा हो, इसमें आपको नीचे जो क्षैतिज रेखा दे रखी होती है और एक जो खड़ी रेखा जो ऊर्ध्वाधर रेखा दे रखी होती है, इनमें जो आपको अंक दे रखे हैं या कुछ नाम दे रखे हैं वो किसके नाम दे रखे हैं ये आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। तो नीचे देखिए क्षैतिज जो रेखा दे रखी है, क्षैतिज रेखा के अंदर आपको विषय दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? विषय दे रखे हैं। विषय कौन कौन से आपके पास में? अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। ये आपको 5 विषय दे रखे हैं। अब इन 5 विषयों के ऊपर जो ऊर्ध्वाधर रेखा के अंदर दे रखे हैं वो प्राप्तांक दे रखे हैं। प्राप्तांक मतलब कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं। अब देखना इसकी जो बिल्डिंग जो लेंथ जो जा रही है वो कौन से अंक तक जा रही है वो आपको उसी के अंक निर्धारित करेंगे। तो देखिए अंग्रेजी में देखो ऊपर जो अंक दे रखे हैं आपको 10, 20, 30, 40, 50, 10 का इसके अंदर अंतर दे रखा है। तो अंग्रेजी में देखिए आपके ये जो लाइन जो है वो कहां तक जा रही है? 20 मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 20 अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 30 अंक प्राप्त किए हैं। गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 50 अंक प्राप्त किए हैं। विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए? देखो यहां तक जा रही है, इसको सीधी लाइन से मिला लीजिए। ये 40 अंक उसने किसमें प्राप्त किए? विज्ञान में। और सामाजिक विज्ञान में उसके कितने अंक आए? 30 अंक आए। तो इनको देख करके आपको नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि ज्ञात कीजिए गणित के अंक अंग्रेजी के अंकों के दुगने से कितना अधिक है। तो देखिए गणित के अंक की बात हो रही है, तो गणित का जो अंक है ये गणित है। गणित में उसने कितने अंक आए? तो देखो पहले जो जिस विषय के अंकों की बात कर रहा है उसको लिख देंगे। ज्ञात कीजिए गणित के अंक। अब गणित के अंक कितने हैं? तो गणित देखिए यहां पर दी हुई है गणित। अब गणित का यहां पर देखिए यहां पर जा रहा है। अब इसको सीधा मिला लीजिए तो कहां पर जाए? 50 पे। तो गणित में उसके कितने अंक आए? 50 अंक आए। कितने अंक आए? 50 अंक। फिर आगे बात कराइए, गणित के अंकों की बात हो गई अपने पास, गणित के 50 अंक है। फिर अंग्रेजी के अंकों के दुगने से, अंग्रेजी के अंकों के दुगने से। अब अंग्रेजी के अंक कितने? तो अंग्रेजी यहां पर देखिए आप, यहां पर अंग्रेजी है और अंग्रेजी की कहां पर जा रही है? 20 तक। अंग्रेजी में कितने नंबर आए उसके? 20। अंग्रेजी में उसके जो है वो 20 नंबर आ रहे हैं। अब आगे देखिए अंग्रेजी के अंकों के दुगने से। तो बात दुगने किसकी हो रही है? अंग्रेजी के अंकों के दुगने की बात हो रही है। तो अंग्रेजी के अंक दे रखे 20। अब इसका दुगना करना है आपको। देखो आपको गणित का दुगना नहीं करना, गणित का उसने वहीं पर छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए गणित के अंक अंग्रेजी के अंकों से, अंकों के दुगने से। तो अंग्रेजी के जो अंक दे रखे आपको 20, इसका दुगना करना है। तो दुगना मतलब 2 से गुणा। 2 से गुणा कर लेंगे, कितना आया? 40 आ गया। तो अंग्रेजी के अंक जो दे रखे उसका दुगना कर दिया अपने, 40 आ गए। तो गणित के जो अंक 50 दे रखे वो अंग्रेजी के अंकों के दुगने से कितना अधिक है? तो अधिक के लिए दोनों को क्या कर लेंगे? अंतर मतलब माइनस कर लेंगे भाई, कितना अधिक आ रहा है। तो 50 में अपन को क्या करना है? 40 माइनस कर देना है और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो इसका मतलब है कि गणित में अंग्रेजी के अंकों के दुगने से कितने अंक अधिक आ रहे हैं? 10 अंक अधिक आ रहे हैं। तो 10 अंक जो दे रखे हैं वो आपको इन 4 ऑप्शन के अंदर देखना है। 4 ऑप्शन में कहां पर दिया हुआ है?
ए बी सी और डी। तो सी वाले ऑप्शन में जो है वो आपका 10 आंसर दिया हुआ है, तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था आपके पास 52 वाला क्वेश्चन। 52 के बाद में अपन पढ़ेंगे 53 वाला। तो देखिए 53 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में 53 वाला क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 360 ग्राम 3 किलोग्राम की कौन सी भिन्न है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 360 ग्राम 3 किलोग्राम की कौन सी भिन्न है। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन आ रहा है 360 ग्राम, ये दिया हुआ है आपके पास 360 ग्राम 3 किलोग्राम की 3 किलोग्राम की कौन सी भिन्न है। आपको भिन्न भिन्न में मतलब इसका आंसर जो है वो भिन्न में लेकर के आना है। तो एक चीज अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो दो संख्या दे रखी है उन दोनों संख्याओं की मात्रक समान है कि नहीं, ये खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आगे वाला जो मान दे रखा है आपको 360 और पीछे जो 3 दे रखा है, तो देखिए 360 जो है वो तो ग्राम है और पीछे का जो 3 दे रखा है वो किलोग्राम है। तो 360 ग्राम और 3 किलोग्राम, इन दोनों की आपको क्या निकालनी है, भिन्न निकालनी है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आगे ग्राम है और पीछे किलोग्राम है, तो किलोग्राम को भी किस में बदल देंगे, ग्राम में बदल देंगे। तो यहां पर देखिए आपको दे रखा है 360 ग्राम और इधर दे रखा है 3 किलोग्राम। तो दोनों की मात्रक देखो समान नहीं है। जब तक आप समान मात्रक नहीं होगा तब तक आप ना तो उसकी भिन्न निकाल सकते ना उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास में आते हैं तो वहां पर आपको दोनों के मात्रक क्या करने होंगे, समान करने होंगे। तो इस किलोग्राम को भी ग्राम में बदल लेंगे। तो 1 किलोग्राम में 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 3 किलोग्राम के लिए क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 किलोग्राम में कितना हो गया, 3000 ग्राम। अब देखिए आप आगे दे रखा है आपको 360 ग्राम और पीछे 3 किलोग्राम का अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो 3000 ग्राम हो गया। अब इन दोनों की क्या निकालनी है, आपको भिन्न निकालनी है। तो आगे वाला नंबर ऊपर रहेगा और नीचे वाला पीछे वाला नंबर जो है वो आपके नीचे आ जाएगा। देखो अपन ने क्या किया, पहले तो उन दोनों के मात्रक समान किए हैं। समान के बिना आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ग्राम को ऑलरेडी ग्राम दे रखा है, किलोग्राम को भी आपने किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 3000 ग्राम हो गए। अब इनको काट पीट लीजिए आप। क्यों, क्योंकि चाहो तो इसका भी ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ये जो है आंसर ये आपके ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो आपको देखना है कि छोटी संख्या दे रखी है तो छोटी संख्या के लिए आपको उसको सरलतम रूप मतलब उसका शॉर्ट रूप कर देना है। तो लघुतम रूप करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट होगी, 0 से 0 काट देंगे। अब एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका भाग दोनों संख्याओं में चला जाए। तो देखिए आप चाहो तो बड़ी संख्या सोच सकते हो या फिर सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लो आप, आपके लिए आसान रहेगी। 3 1 जा 3 और पीछे कितनी जीरो है, 00। फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 बार, तो 12/100 आ गया। इसको और काटना है, देख लीजिए आप अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं आ रहा है 12/100। तो इसको और आगे काटिए, और आगे काटेंगे तो देखिए 4 से जो है वो अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 3 जा 12 और 4 से 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो कितना बचा आपके पास, अब 3/25 दे रखा है। लास्ट कितना आंसर आया आपके पास, 3/25। तो 3/25 के बाद आप इसको आगे नहीं काट सकते हो। तो 3/25 आपके ऑप्शन के अंदर आ रहा होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो है वो आपके 3/25 आंसर दिया हुआ है। तो ये 3/25 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको समझ रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहता है, अगर भिन्न में पूछे तो वहां पर आपको पहले वो ध्यान रखना है कि दोनों की मात्रक समान है या नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है सरलीकरण वाला। चौथी प्रश्नावली जो है सरलीकरण सन्निकटन वाली प्रश्नावली, उस टाइप का आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, 10 × 10 प्लस, अब बड़ा कोष्टक दे दिया 400
डिवाइड मसला कोष्टक 100 माइनस छोटा कोष्टक 50 माइनस 3 गुणा 10 छोटा कोष्टक मसला कोष्टक बड़ा कोष्टक, यहाँ पर बंद हो गया है। लेकिन एक चीज नोटिस करने लायक बात है कि यहाँ पर 3 गुणा 10, यहाँ पर आपको जो ऊपर जो लाइन खींची हुई है रेखा बंदरी जिसको बोला जाता है, ये रेखा बंदरी दी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बोर्डमास का नियम होता है इसको बोर्डमास के नियम के अनुसार सोल्व किया जाता है। तो बोर्डमास का जो नियम होता है तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, बट आपके यहाँ पर ब्रैकेट से पहले भी रेखा बंधनी होती है, ये खास तौर पे ध्यान देना है। अगर आपके रेखा बंधनी किसी भी अंकों के ऊपर अगर लाइन खींची हुई है इसका मतलब उसका मतलब रेखा बंधनी होता है। तो कोष्टक से पहले भी आपको रेखा बंधनी सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूं 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक 400 भाग चिन्ह मसला कोष्टक 100 माइनस छोटा कोष्टक 50 माइनस 3 गुणा 10 छोटा कोष्टक मसला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब यहां पर देखिए यहां तक उसने क्या दिया है, रेखा बंधन दी है। एक चीज और था खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर आपकी जैसे 3 गुणा 10 तक रेखा बंधन दी हुई है तो मतलब सबसे पहले आपको उन्हीं को सोल्व करना है। अच्छा, ये जो रेखा बंधन 3 तक ही लगी हुई है, यहां तक ही है। अगर ये माइनस तक आते हैं तो ये 3 के साथ माइनस को भी यूज करते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर अगर आपको 3 तक ही दे रखा है तो इसका मतलब ये 3 जो है वो माइनस अलग रहेगा और 3 यहाँ पर आपको प्लस करके मान करके चलना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले रेखा बंधनी को सोल्व करेंगे तो बाकी नंबर वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक दे रखा है 400 भाग चिन्ह मसला कोष्टक 100 माइनस छोटा कोष्टक लगा देंगे 50 माइनस, अब इन दोनों को गुणा कर लेना है। 3 को 10 से गुणा करेंगे क्योंकि रेखा बंधने के अंदर गुणा में आ रहा है। तो 3 को 10 से गुणा करेंगे 10 आएंगे 30 हो गए, ये 30 लिख दिया अपने यहाँ पे छोटा कोष्टक मसला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब आपको क्या करना है, अब आपको बोर्ड मार्क्स के अनुसार क्या कर देना है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेगा। ब्रैकेट में भी कौन सा वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, छोटा वाला कोष्टक। तो देखिए छोटा कोष्टक आपको यहां से यहां तक दे रखा है तो बाकी नंबर वैसे के वैसे आ जाएंगे। 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक आ गया आपके पास 400 भाग चिन्ह मसला कोष्टक 100 माइनस। अब यहां पर अगर आप जैसे अंदर की संख्याओं को सोल्व करते हो तो आपके पास वो ब्रैकेट खुल जाता है। 50 में से 30 माइनस करना है, अंदर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 50 में 30 माइनस किया तो कितना बचा 20, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। छोटा कोष्टक खुल गया तो क्या बचा आपके पास मसला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब आपको छोटे कोष्टक के बाद में किसको सोल्व करना है, मसला कोष्टक हल करना है। तो 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक 400 भाग चिन्ह, अब यहां पर सोल्व करें तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 आ जाएगा। छोटा कोष्टक हो गया, बड़ा कोष्टक बचा। फिर यहां पर देखिए 10 गुणा 10, आप चाहो तो 10 गुणा 10 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आपको जिसके नियम के अनुसार चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। प्लस अब यहां पर क्या करना है, 400 में आपको 80 में का भाग देना है तो 400 बटे 80। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 8 का भाग 40 में कितने बार 5 बार, तो यहां पर लिख देंगे अपन 5। फिर देखिए ये जो संख्या दी हुई है इसमें आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दाई के 100 और पीछे कितना दे रखा है 5, 100 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो 105 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 105 जो है वो चार ऑप्शन के अंदर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 265, बी में 65, सी में 310 और डी में कितना दे रखा है 105। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको पास 54 अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया है। 55 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवा दिया गया है। 56 क्वेश्चन वाली बात अपन करते हैं। 56 वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 56 वाला, देखो एक पानी की टंकी की ऊंचाई 9 मीटर है। कितनी दे रखी है 9 मीटर जो है वो पानी की टंकी की ऊंचाई दे रखी है। फिर इसमें से ये टंकी पानी से, ये जो टंकी है वो पानी से कितनी भरी हुई है 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। कहां तक भरी हुई है 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। तो
पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। देखो आपको ध्यान देना है, प्रश्नावली 3 से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें धारिता वाला कैपेसिटर वाला जो क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो धारिता वाला जो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, तो देखना आपको बहुत बेस्ट तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रखा है कि आपको कितना भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक पानी की टंकी की ऊंचाई 9 मीटर है, अपन कितना मान लेते हैं इसकी 9 मीटर है। अब 9 मीटर में से ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। तो अपन आप चाहो तो आप इस सवाल को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे अपन ने यहाँ पर ये कोई टंकी मान ली है। अब टंकी मारने के बाद देखिए जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर हो गया। ये 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर। 9 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब ये टंकी की ऊंचाई दे रखी है। टोटल लेंथ जो है इस टंकी की वो 9 मीटर है। अब 9 मीटर में से कितना भरा हुआ है, ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। 6 मीटर कहां पर है, यहां पर, यहां तक भरी हुई है। ये कितनी भरी हुई है, यहां तक। तो 9 में से देखिए टोटल 9 दे रखा है, 9 में से 6 भरी हुई है। तो बताइए कितना खाली है, क्योंकि खाली के बारे में तो बात कर रहे हो कि पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो टोटल 9 मीटर उसकी ऊंचाई है, 9 मीटर में से 6 मीटर तक वो भरी हुई है। तो कितनी खाली है, 3 मीटर वो खाली है। कितने मीटर है, 3 मीटर खाली है। अब 3 मीटर खाली है तो कितना भाग खाली है, तो 3 मीटर जो खाली है वो कितने भाग में से खाली है। तो टोटल कितना मीटर है आपके पास, 9 मीटर है। 9 मीटर में से 3 मीटर खाली है, तो 3 मीटर 9 हो गया। अब 3 मीटर 9 का मतलब आप देख लीजिए ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन में कहीं पर भी 3 मीटर 9 नहीं दे रखा है, तो आप इसको काट लीजिए। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके आपको समझ में, देखिए वापस दोबारा समझाऊं मैं आपको। टंकी की ऊंचाई जो है टोटल 9 मीटर दे रखी थी, 9 में से 6 मीटर तक भरी हुई थी, इसका मतलब 3 मीटर खाली है। और 3 मीटर खाली है तो कितने में से, टोटल 9 मीटर में से 3 मीटर खाली है। तो 3 मीटर 9 हो गया, 9 में से 3 मीटर खाली है। फिर इसको काटा तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो 1/3 भाग इसका खाली है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, एक होल के फर्श की, क्या दिया हुआ है आपको, होल का फर्श है। एक होल के फर्श के फर्श जिसकी विमाएं, विमाएं का मतलब आप जानते हो, विमाएं का मतलब होता है भुजाएं। विमाएं मतलब क्या होता है, भुजाएं होता है। तो विमाएं जो है, विमाओं का माप दे रखा है आपको। विमाओं का माप कितना दिया हुआ है, एक होल के फर्श, एक होल के फर्श जिसकी विमाएं, विमाएं मतलब होता है भुजाएं, कितनी दी हुई है, 12 मीटर और 10 मीटर। ये किसकी माप दी है, फर्श की विमाएं। क्या दिया आपको, फर्श की विमाएं। विमाएं का मतलब आपको पता है भुजाएं। तो विमाएं कितनी दी हुई है, 12 मीटर गुणा 10 मीटर। तो 12 मीटर और गुणा 10 मीटर दी हुई है। को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेमी गुणा 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो टाइल की माप, एक टाइल की माप दे रखी है आपको, टाइल की माप। तो टाइल की माप कितनी दी हुई है, 10 सेमी गुणा 8 सेमी, 10 सेमी गुणा 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो यहां पर देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो किसी की भी संख्या पूछी जाए, यहां पर देखिए वो टाइलों की संख्या पूछ रहा है, कितने आयताकार टाइलें चाहिए, मतलब टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो टाइलों की संख्या पूछे, पट्टियों की संख्या पूछे, पेनों की संख्या पूछे, बच्चों की संख्या पूछे, ईंटों की संख्या पूछे, किसी की भी संख्या पूछे, वहां पर आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या करना होता है, भाग देना होता है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है तो देखिए अगर जो आपके पास जो शेप दे रखा है, जो आकृति दी हुई है वो अगर आयताकार या वर्गाकार है तो वहां पर आपको क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देना है, और यदि घन और घनाभ है तो वहां पर आपको आयतन में आयतन का भाग देना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्श है, अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो, जैसे माना कि कोई फर्श है, इसकी आपको किस माप की दे रखी है, 12 और 10, 12 मीटर और 10 मीटर दी हुई है। तो इसका मतलब ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई किस में मिलेगी आपको, आयत के अंदर मिलेगी।
तो ये आयताकार है, आयताकार होल है, आयताकार होल के अंदर दे रखा है आपको विमाएं, लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। तो यहाँ पर आपको टाइल की माप दे रखी है 10 सेमी गुणा 8 सेमी की, माप की कितनी टाइलें लगेगी। तो आपको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना होगा। तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये क्षेत्रफल में जमा हुआ है 12 गुणा 10, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इधर भी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे। बट आपको ये खासतौर पर ध्यान रखना है कि दोनों के मात्रक समान होने बहुत जरूरी है। जब तक आप दोनों के मात्रक समान नहीं करोगे तब तक आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। तो ऊपर देखिए, ऊपर मीटर दिया हुआ है और नीचे क्या दे रखा है आपको, सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मीटर को भी आपको किसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 मीटर, देखो नीचे सेंटीमीटर है ऊपर मीटर है, तो मीटर को भी किस में बदल लेंगे अपन, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर। तो ऊपर कितना लिख देंगे, 1200 गुणा 10 मीटर में, 1 मीटर में 1000, तो 10 मीटर में 1000, और नीचे बटे, ये ऑलरेडी किस में दे रखे हैं आपको, सेंटीमीटर में दिया हुआ है 10 गुणा 8। अब यहां पर काट लेंगे इनको, तो 0 से 0 काट दिया अपन ने। 8 का भाग अपन इसमें देंगे, 8 एकम 8, 4 बचे, 40 के 8 पंजे 40, 15 भाग। अब 15 को 1000 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 15000 आ जाएगा। तो टोटल कितनी टाइलें आएगी, 15000 टाइलें आ जाएगी। तो देखिए आपको 15000 टाइलें किसके अंदर दे रखी है, 15000 मान बी वाले ऑप्शन के अंदर। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, 15000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको 58 वाला, 58 वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि संख्या दे रखी है 2,56,256 भाग 64। अगर आप 2,56,256 को 64 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए अपन डिवाइड करके देख लेंगे, 2,56,256 इसको किससे डिवाइड करना है, 64 से डिवाइड करना है। तो यहां पर देखिए, अब आप देखिए सबसे पहले सभी ऑप्शन के अंदर 4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है आपके पास सबसे पहले कितने बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। तो 64 को 4 से गुणा कर लो, 64 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16 के 86 का 1, 4 छके 24 रहे 25। देखो 4 बार में कितना आ रहा है, 256 आ गया। तो ये 4 बार में लिख दिया अपन ने, 256 माइनस किया 0। फिर अगला अंक, अब आपको पता है कि जो अंक अपन को ऊपर से उतारने होते हैं वो एक एक अंक के नीचे उतारा जाता है। तो 2 को उतारा, 2 में भाग नहीं गया तो भाग तोड़ की 0 लगाएंगे। फिर 5 को उतारा, 25 हो गए, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर भाग तोड़ की 0 लगाएंगे। फिर अगला अंक उतारा अपन ने 56, तो वापस 256 हो गए। और 4 बार में पहले भी कितना आया था, 256 आया था, तो यहाँ पर 4 बार डिवाइड होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 4000 4 बार, मतलब 2,56,256 जो है वो 64 से 4000 4 बार डिवाइड होगा। तो 4004 किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, 4004 बी वाले ऑप्शन के अंदर रखा है। तो ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिमांशु की माता व पिता की आयु का अनुपात जो है वो 6:7 है। अनुपात दे रखा है हिमांशु की माता और पिता का आयु का अनुपात। तो देखिए माता और पिता की, ये माता और पिता, बस लास्ट है। तो माता और पिता की आयु का अनुपात कितना रखा है, 6:7, 6:7 दिया हुआ है। तथा दोनों की आयु का औसत कितना दिया हुआ है, 32.5 वर्ष है। तो दोनों की आयु के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो यहां पर देखिए कि आपको औसत दे रखा है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग, आपके पास अनुपात दिया हुआ है तो आप इसको राशियां बना सकते हो। किस प्रकार से बनेगी राशियां, अगर आप चर राशि x से अगर इन संख्याओं को गुणा कर लेते हो तो ये राशि के रूप में आ जाएगा, मतलब टोटल आप उसकी आयु निकाल सकते हो। तो आप इनकी अगर आयु निकालते हो तो आयु के लिए आपको क्या करना होगा, 6 को x से गुणा करेंगे, 6x, ये माता की आयु आ गई, और पिता की आयु के लिए x से गुणा करेंगे तो 7x आ गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है जो आपको मान दे रखा है, दोनों की आयु का औसत। तो देखिए उम्र बनाए ना, वो तो मैंने बोल दिया ना। तो कितना हो गया, औसत जो है वो आपको कितना दे रखा है, 32.5।
32.5 वर्ष दे रखा है। अब देखिए औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशि आपके पास क्या है 6x और 7x, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो औसत, या फिर आप इस सवाल को इस प्रकार से कीजिए, ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। औसत, अब औसत निकालने का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशि कौन सी दे रखी है आपको 6x और 7x, तो 6x प्लस 7x, तो राशियों का योग हो गया। और राशियों की संख्या, कितनी संख्या है ये, 2 संख्या है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर देखिए 6x प्लस 7x बटे 2, औसत आपको कितना दे रखा है 32.5 दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे 32.5। इसको सोल्व कर लेंगे, 6x और 7x कितने हो गए 13x और बटे 2। अब आपको क्या करना है कि ये 2 को उधर भेज देंगे, तो यहां पर कितना बचेगा 13x बच जाएगा, तो 32.5, ये 2 इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो इधर कितना हो गया 13x। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 2 5 10 की 0 का 1, 2 64 1 65, तो 65.0 बराबर 13x। आपको x का मान ज्ञात करना है, तो 13 को जब अपन इधर भेजेंगे तो कितना जाएगा बटे में चला जाएगा, तो 13 पंजे 65, x का मान कितना आ गया आपके पास 5 आ गया है। अब देखिए x का मान आपने कितना निकाला 5 निकाला है, तो यहां देखिए माता की उम्र दे रखी है 6x, तो अगर आप माता की उम्र निकालते हो तो माता की उम्र कितनी रखी है 6x, तो 6 को x का मान कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे के 30 वर्ष तो माता की उम्र आ जाएगी। और पिता की उम्र के लिए क्या करेंगे, पिता की उम्र कितनी दे रखी है आपको 7x, तो यहां पर 7 को 5 से गुणा कर लेंगे, कितना हो गया 35, तो 30 वर्ष तो माता की उम्र और 35 वर्ष पिता की उम्र हो जाएगी। फिर आगे क्या बोल रही है कि दोनों की आयु के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो दोनों की आयु का वर्ग, तो माता की उम्र जो दे रखी है इसका वर्ग निकाल लेंगे, और पिता की जो उम्र दे रखी है उसका भी क्या निकाल लेंगे वर्ग निकाल लेंगे। तो माता की उम्र का वर्ग कितना होगा, 30 को 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा 900, और 35 को 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1225 आएगा सर, 1225। अब इन दोनों का अंतर के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 1225, तो 1225 में से क्या कर लेंगे 900 माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा 5 2 12 में से 9 माइनस किया 3, तो 325 जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन के अंदर देखिए 325 कहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको 325 दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास बचा हुआ है, देखो कोण वाली प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। देखो प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है दी गई आकृति में कोण एओबी का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है, कोण एओबी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो कोण बना हुआ है, अब इसमें ध्यान दीजिए, ये एओबी एओसी ये जो रेखा आपको दे रखी है वो एक सरल रेखा है। कौन सी रेखा है, सरल रेखा है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि सरल रेखा जो होती है वो कितने डिग्री की होती है, सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। आपको डिफाइन याद हो 180 डिग्री वाले कोण को सरल रेखा कहा जाता है। तो यहां पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये जो मान ऊपर दे रखा है वो 180 डिग्री, जरूर नहीं है कि ऊपर ही बने, नीचे भी अगर अर्धवृत्त जो बना हुआ है, देखिए अर्धवृत्त डी का शेप जो दिया हुआ है वो अर्धवृत्त है, तो ऊपर इन दोनों का मतलब इनका मान 180 डिग्री है, और नीचे में अगर आपको दे रखा हो तो ये भी इनका मान भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको कौन सा मान ज्ञात करना है AOB, तो AOB देखिए AOB मतलब यहाँ का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ का मान ज्ञात करने के लिए एक चीज ध्यान देना है कि अगर ये जो बन रहा है आपके पास अर्धवृत्त का शेप है, और अर्धवृत्त जो होता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर अपन को क्या करना है कि इन दोनों कोणों को अगर आप प्लस कर लेते हो तो दोनों का मान कितने डिग्री होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो पहला कोण दे रखा है आपको 4x प्लस 20 डिग्री, दूसरा कोण दे रखा है x प्लस 15 डिग्री, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो 4x प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 15 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, समीकरण से संबंधित क्वेश्चन बन गया। तो यहां पर देखिए 4x और 1x मिला के टोटल कितना हो गया 5x, और 20 और 15 दोनों को प्लस करेंगे, दोनों नंबर प्लस के दे रखे हैं,
तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, तो 35 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री। आपको x का मान क्या था, तो 5x को यहां पर छोड़ दो और 35 को जब अपन उधर भेजेंगे तो 180 और 35 उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर 180 में से आपको क्या करना है 35 माइनस करना है। 0 में से 5 को माइनस किया 5 बचा, यहाँ कितना बचा 7 बच गया। 7 में से 3 माइनस किया 4 और इधर कितना बचा 1, तो कितने हो गए 145। अब आपको क्या करना है x का मान ज्ञात करना है, तो 145 बटे 5, तो 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10, 4 बचे 45 के 5 ना 45। तो यहां पर देखिए x का मान आपके पास कितना है 29 डिग्री आ गया। अब वो मान किसका पूछ रहा है, कोण AOB का मान, तो AOB का मान, तो AOB का मान आपको क्या दे रखा है AOB का मान दिया हुआ है आपके पास 4x प्लस 20 डिग्री, 4x प्लस 20 डिग्री। तो यहां पर जहां पर भी x का मान आ रहा है, मतलब x आ रहा है वहां पर x का मान भर देंगे। x का मान कितना है आपके पास 29 डिग्री है, तो x यहां पर आ रहा है तो यहां 29 डिग्री मान भर देंगे। तो 4 गुणा, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, 29 डिग्री प्लस 20 डिग्री, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 प्लस कर देंगे तो इससे आपका AOB का मान आ जाएगा। तो देखिए 9 चौक 36 की 86 के 3 और 4 दूनी 8 3 11 116 प्लस 20 डिग्री। अब इन दोनों को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो देखिए 6 हो गया, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए और आगे 1 दे रखा है 136 डिग्री। तो आपके पास कोण AOB का जो मान होगा वो कितने डिग्री आ जाएगा 136 डिग्री। तो देखिए चार ऑप्शन के अंदर देखिए 136 डिग्री कहां पर दिया हुआ है, बी वाले ऑप्शन जो है वो आपको 136 डिग्री मान देगा। तो ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।